भीड़ गायब हो गई, शहर अकेले हो गए, सब अपने अपने घर में कैद हो गए। समझो ये मौका दिया कुदरत ने ठहरने का, जो कुछ बिखर देश गया का रखने मान पतंजलि परिधान। ढक ले तन को मन में तू, चल हर ट्रेंड से खेले खुद तू। तन मन धन इंडियापन, तन मन धन इंडियापन। फैशन का हर घूंट पीने दो, तन मन धन इंडिया, तन मन धन इंडियापन। How many words? 3 words. 4. 4, okay. Hindi, English? Hindi, okay. Sugar? I do. First word. Papa. Papa, baby. Baby. पापा से छोटा? पापा से छोटा. कपड़े? कपड़े. Right? कपड़े. Okay. चाचा मेरे कपड़े? ये ऐसी तो कोई फिल्म नहीं है. बच्चों की खामोशी बहुत कुछ बोलती है, उन्हें ध्यान से सुनिए। कहीं कोई अपना ही उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। चुप न रहे। पत्रकाली बालों की बनाए लिए जाए, पित्ती पंछियों को सटाए लिए जाए, टुकुर टुकुर देखे नजर बताए। जंगल में सूंड उठाए, दंगल में घर ये गजराज हमारे, घर ये गजराज हमारे। शोर मचा है जंगल में, सूंड उठाए दंगल में, घर ये गजराज। अपनी मर्जी आइसक्रीम खा लेना। अरे भोर भोर सी चोर चोर सी सबको खींचे डोर डोर सी, चाशनी में डूबा तेरा रूप है, तू सर्दी वाली धूप है। हो लाए जरा गौर से देखो इन अच्छा करने वालों को, धूल के आईने में सजने संवरने वालों को। ओ यारा अपनी यारी बरसों की है पारी, फिर भी सब लगे नया नया। ओ यारा अपनी यारी बचपन की हिस्सेदारी, चलना पे यादों का जर्रा जरा। मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और समाज। आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने लेखक और गीतकार कुमार सूर्यवंशी जी। कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते, इतनी इज्जत देने के लिए। जाने माने तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा ही सही है। ठीक है, मतलब जाने माने हैं, ये बात आगे हमें मालूम पड़ेगी। ठीक है, हम हालांकि क्योंकि आप बॉम्बे में हैं तकरीबन 15-1 साल से, शायद 16-17 साल तकरीबन, हाँ। तो हम मुंबई पहुंचेंगे, पर मुंबई से पहले हम जानना चाहेंगे कि मुंबई से पहले आप कहाँ थे, किस तरह की आपकी फैमिली थी, किस तरह का आपका बैकग्राउंड रहा, पढ़ाई लिखाई कैसी रही? तो ये मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ मेरी जो माता जी थी वो टीचर रही हैं, और पापा जो है पिताजी वो एक प्राइवेट कंपनी में, बिरला की कंपनी में एक लाइसेंस ऑफिसर रहे हैं। तो एक गेटेड कम्युनिटी में, एक शहडोल एक जिला है, वहाँ पे बेसिक प्राइमरी स्कूल वहाँ पे स्टार्ट किया, पढ़ना चालू किया, और बचपन से ही रुचि रही इसमें, कला में, लिखने में, गाने में, म्यूजिक में, और रोड स्ट्रीट जो प्ले होते हैं उसमें। कभी मालूम नहीं था कि ये कुछ प्रोफेशन होता है, वहाँ पे शौकिया होती है, बाल दिवस में काम किया जाता है। तो फिर वहाँ से इंदौर में पढ़ाई लिखाई मेरी जो हुई, वहाँ से इंदौर में वो पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई हुई, कॉलेज वहीं से किया इंदौर में। और इंदौर काफ़ी गढ़ है एक साहित्य का, और उसमें
बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती हैं। तो वहाँ भी काफ़ी मैंने कोशिश की थिएटर करने की, गाने में, थोड़ा-सा लिखने में। और कभी सोचा नहीं था कि मुंबई आऊँगा, कभी ऐसा सोचा नहीं था। घर में बड़ा था लड़का, और मेरी बड़ी बहन, जब बड़ी बहन क्रिमिनल लॉयर हों, तो और जो आपके ताऊ जी के लड़के आईआईटी आईएएम्स हों, तो परिवार भी एक हो जाता है कि यार देखो, ये सब ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? है ना? हाँ, ये सब इसमें गाना बजाना बंद करो, ये सब बंद करो, कुछ अच्छा व्हाइट कॉलर वाला जॉब करो। तो उस समय क्या नया-नया एमबीए चला था, मैथ्स में मेरा डब्बा गुल था। तो पिताजी भई गोल्ड मेडलिस्ट थे मैथमेटिक्स में, तो वो, और मम्मी टीचर। तो वही सबको लगता था कि साइंस, मैथ्स यही दुनिया है, बायोलॉजी डॉक्टर बन जाते हैं, और इंजीनियर डॉक्टर के अलावा कुछ होता नहीं। एमबीए चला था, बोला ये मेरे मतलब की चीज़ें, इसको कर लेता हूँ, तो मम्मी लोगों को भी थोड़ा, पापा लोगों को भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैंने एमबीए दिया, और बाय चांस मुझे कॉलेज बॉम्बे मिला। सीईटी क्रैक किया तो मुंबई कॉलेज मिला, मुंबई आया, मुंबई में 2 साल एमबीए किए, और कैंपस हो गया एक मल्टीनेशनल बेवरेज कंपनी में, ब्रांड मैनेजर जैसी पोस्ट में मिल गई, काम कर रहा था। तो उस समय बस एडवर्टाइजिंग एजेंसी आती थी, अपनी चला दिखाती थी कि ये लिखा है, जिंगल लिखा है, ये आइडिया लिखा है। मैं अपने बॉस के साथ बैठा रहता था और देखता रहता था कि यार ये तो मुझे आता है, बचपन से मैं करते आ रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि इसके लिखने के पैसे मिलते हैं। तो मैंने अपने बॉस से पूछा कि सर ये तो मुझे भी आता है, बट मुझे पता नहीं था ये प्रोफेशन है। बोला हाँ ये प्रोफेशन है, और ये सब क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, ये लिखते हैं, इनको पैसे, मतलब इनके पैसे भी मिलते हैं। ये तो हम तो बचपन से बाल दिवस में लिखते थे, स्कूल में लिखते थे, लेकिन इनको पैसे देता नहीं था। तो लिखने के भी पैसे मिलते हैं, हॉबी के भी पैसे मिलते हैं, पता नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे करना है, क्योंकि ये मुझे आता है और दिल से आता है ना। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, बोला ऐसी-ऐसी बात है। बहुत एनकरेज किया मम्मी ने। पापा से थोड़ा डर लगता था तो बताया नहीं। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है बेटा, जो करना है कर, दिल से कर, अच्छा करेगा। तो मैंने अपने बॉस से बोला मुझे छोड़ना है। तो बोला कि ठीक है, जितने पैसे अभी मिलते हैं उतने तो नहीं मिलेंगे, एडवर्टाइजिंग जाएगा तो समझ ले, आधा ही समझ ले। बोला ठीक है, अगर टैलेंट होगा तो कमा लेंगे। सही है। पैसे के पीछे नहीं देखा मैंने। और फिर मैं बस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बम्बई आया और ढूंढना चालू किया। 2-4 एजेंसी में, बहुत जगह नहीं मिली, क्योंकि क्वालिफिकेशन एमबीए, ऊपर से मार्केटिंग का एक्सपीरियंस। तो सब लोगों ने बोला कि आप प्लानिंग साइड में, स्ट्रैटेजी साइड में आइए। तो पहली जॉब कहाँ थी आपकी जो हाँ, सो मैंने बहुत, जब एजेंसी चक्कर मारे, तब पहली जॉब मुझे इंटर पब्लिसिटी करके एक एड एजेंसी है बलाटवियर मुंबई में। वहाँ पे उस समय सीईओ होते थे दिलीप छाबड़िया। तो उन्होंने मुझे मौका दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि तुम प्लानिंग और सर्विसिंग में आ जाओ, और अगर तुमने, हमें एडवर्टाइजिंग में अवार्ड होता है एफीज अवार्ड टाइप के, अगर उस तरह से कुछ केस बनाओ, अच्छा काम करोगे तो आपको क्रिएटिव में शिफ्ट कर लेंगे। मैं बोला चलिए अच्छा है, स्टेपिंग स्टोन है, कुछ मौका मिलता है, करते हैं। तो मैं घुस गया, लेकिन हालांकि पैसे बहुत ना के बराबर थे जो मुझे मल्टीनेशनल बेवरेज कंपनी में मिलते थे, उससे 1/4 कम, मतलब 1/4 समझ लीजिए कम। तो मैं बोला कि चलिए कोई बात नहीं, पैसे की बात नहीं है, पैशन है, करते हैं। ऊपर वाला माँ का हाथ था ऊपर, तो मैंने बोला चल चलते हैं। तो स्टार्ट कर दिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, इंटर पब्लिसिटी एजेंसी में काम करना, सर्विसिंग प्लानिंग में स्टार्ट करना काम कर दिया। और बहुत ही जल्द मैंने अपना मेटल प्रूफ किया वहाँ पे, और कुछ एड्स प्रोडक्टिव बनाए, उनको बहुत अच्छे लगे, और वो रिलीज हो गए। तो काफी लोग खुश हुए, बोले चलिए अच्छा है। तब जब मैंने उनसे बात की, जब मुझे क्रिएटिव में शिफ्ट कर दीजिए, तब वो जो सीईओ थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो मैं फिर से फंस गया। तो मैं बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक दूसरी एड एजेंसी है, एवरेस्ट ब्रांड सोल्यूशन हुआ करती थी रेडी फ्यूजन ग्रुप की, वहाँ पे एन पद्मा कुमार हैं, एनसीडी हुआ है, तो वहाँ जाइए और उनसे मिलिए, वो आपको उस क्रिएटिव में ले लेंगे। वहाँ भी मैं गया, उन्होंने भी मुझे पहले सर्विसिंग प्लानिंग में ही लिया कि पहले आप कुछ करके दिखाओ इंटरनली, एंड देन वी कैन गेट इनटू द क्रिएटिव साइड। बोला ठीक है कोई बात। मैंने किया प्रोएक्टिवली, और पैडी हम उन्हें प्यार से बोलते थे, पद्मा कुमार। अच्छा। तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने फाइनली मुझे
क्रिएटिव साइड में शिफ्ट किया ऑफिशियली, और फिर वहाँ से फिर मैंने काफ़ी पार्ले पे, एसएससी ब्रांड पे काफ़ी काम किया, एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स मारे, खूब सारे अवार्ड से कल्चर उस समय हुआ करता था, गोवा फेस्ट हुआ करता था। तो उस समय फिर उसके बाद लगा नहीं कि कभी कुछ काम किया है, क्योंकि जो आप चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके पैसे भी मिले, पैसे मिल रहे हैं, है ना, है, तो आपको कभी लगेगा नहीं आप कभी कुछ काम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई उसके बाद से। तो ये मेरी जर्नी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अंदर आने तक की। तो कितना चैलेंजिंग रहा जब आप क्रिएटिव वाले फील्ड में जब आप शिफ्ट हुए, तो क्योंकि आप ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ टेक्निकल रहता होगा उनका क्रिएटिव राइटिंग में, कुछ तो देखिए टेक्निकली। टेक्निकली अगर मैं बोलूँ एज अ राइटर टेक्निकली नहीं रहता। आपके अंदर की ऑब्जर्वेशन, आपकी क्राफ्ट, आपका लैंग्वेज, जैसे आप चाहे अंग्रेजी भाषा में लिखते हो, चाहे हिंदी में लिखते हो, और आपका ऑब्जर्वेशन, अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप खूब पढ़िए, या तो आपने खूब पढ़ाई की हो, मतलब इन तरह से लिटरेचर पढ़ा हो, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, या तो आपने ट्रैवल काफी किया हो। जैसे मुझे ट्रैवल का काफी शौक है, तो मैं काफी घूमता फिरता रहता था, ऑब्जर्वेशन कर लेता था। ट्रेन में अगर किसी से मिलता था तो उससे बातचीत करता था, बात तो नहीं काफी था, लोगों के बारे में जानना, उनकी साइकोलॉजी की जानना। तो एज अ राइटर मुझे लगता है कि टेक्निकल नॉलेज इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी सामाजिक नॉलेज की जरूरत है, जितना आपको अगर आपने पढ़ा है अच्छा तो वो जरूरत है, लैंग्वेज की जरूरत है, आपकी क्राफ्ट कितनी अच्छी है, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, वो सब जरूरत है। लेकिन अगर एक क्रिएटिविटी में ही एक पार्ट होता है आर्ट का, जिसमें आर्टिस्ट आप आर्ट बनाते हैं, लेआउट्स बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें एक आर्ट स्कूल में जाना जरूरी होता है। उसमें एक आर्ट टेक्निकली जानना इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी कैसी पढ़ाई होती है, उसकी एक प्रॉपर कोर्स होता है, वो करना जरूरी होता है। वैसे तो राइटिंग के भी आजकल कोर्स हो गए हैं बड़े बड़े, लेकिन मैं जो कोर्स चला रहे हैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, वो करते हैं, अपने उनके फायदे हैं, नुकसान है। लेकिन पर्सनली मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने कोई टेक्निकली पढ़ाई नहीं की, राइटिंग की। बचपन से ही लिखने का शौक था, ऑब्जर्वेशन था, मन से पोएट था, कवि था। तो मम्मी मेरी टीचर रही हैं हिंदी में, काफी मदद मिली पढ़ाई लिखाई का। तो ये जो आपकी फिल्म थी जंगली, ये आपको कैसे कैसे मिली? देखिए मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में 15-16 साल काम कर रहा, अलग अलग बड़ी बड़ी एजेंसी में, एलएलबी हो, लिंकास हो, जियो बर्नेट हो, सब जगह काम करने के बाद काफी जिंगल्स वगैरह लिखे थे, काफी म्यूजिक डायरेक्टर से कॉन्टेक्ट रहा। तो उसी में एक हमारे मित्र हैं समीरुद्दीन जो है, बहुत बड़े नाम हैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, म्यूजिक डायरेक्टर के, और फिल्मों में भी काफी दिख रहे हैं, बना रहे हैं। तो उनसे काफी दोस्ती रही। तो उनका ही कॉल आया मुझे कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है, जंगली पिक्चर आ रही है, टाइम्स बना रही है जंगली, और कृति साहनी प्रोड्यूसर हैं, जैन है, तो वो विद्युत जामवाल हीरो हैं, उसको गाने चाहिए। 2-3 गाने थे, ज़्यादा गाने हैं नहीं उस फिल्म में। तो मैं बोला ठीक है, समीर मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, अच्छे भाई जैसे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आता हूँ मिलने। उनसे मिलने गया, उन्होंने ब्रीफ दिया, वहाँ प्रीति भी थी, और विद्युत से भी मुलाकात हुई, हीरो से भी, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से। तो उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया, ऐसा ऐसा है, हाथी है, दोस्ती है, ऐसा है वैसा है। और हम एडवर्टाइजिंग वालों को क्या है कि बहुत कम टाइम में समझ में आ जाता है, ज़्यादा 30 सेकंड में जीते हैं, तो ब्रीफ बहुत जल्दी आपको समझ में आता है। क्या होता है कि हम बहुत कम शब्दों में क्योंकि चीज़ों को एक्सप्रेस करना जानते हैं। तो मुझे ब्रीफ दिए, तो मैंने उनको बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने ट्राई किया, 1-2 बार ट्राई किया, उनको ड्राफ्ट भेजा, और जब उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको फाइनल किया। पहले एक गाने थे, तो उन्होंने बोला नहीं एक और गाना लिख दीजिए, तो मैंने एक और गाना लिखा। तो मैंने 2 गाने उनके लिखे, और उनको काफ़ी पसंद आया। टी सीरीज वालों ने प्रोड्यूस किया, और काफ़ी खुश थे। मुझे बहुत मज़ा आया इस प्रोसेस में। प्रोसेस बड़ा ही बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहा लिखने में, क्योंकि राइट फ्रॉम द ब्रीफिंग, उसके बाद उस पर जब क्या म्यूजिक डायरेक्टर अपनी ट्यून्स देते हैं, जब वो सीन दिखाई जाती है, उसके बाद उस पर आप कैसे आप कन्वर्सेशन लिखें जो एक आम आदमी भी समझ पाए,
बातों में भारी शब्द ना हो के सोच होनी चाहिए उसके पीछे कि आप गाने में क्या लिख रहे हैं। तो वो सोच हो, रिदम हो और एंटरटेन करे। तो यही ब्रीफ था और मैंने वही किया। ये आपकी पहली फिल्म थी एज ए या बतौर गीतकार? फीचर फिल्म करी थी एज ए। इससे पहले मैंने लव स्टोरीज आई थी करण जौहर जी, उसमें 5 डायरेक्टर्स लव स्टोरीज थी। तो उसमें जो करण जौहर जी की जो कहानी थी, विकी कौशल और किया आडवाणी की, जो उसमें कहानी थी छोटी वाली शादी वाली जी। तो उसमें एक शादी का जो गाना था, फिलर बोल सकते हैं उसमें, अच्छा। कि दिल्ली वाले तुझको ले जाएंगे, ऐसा एक गाना था उसमें। तो वो गाना मैंने पहले लिखा था। वो गाना लिखा था पहले। और फीचर फिल्म वो वेब सीरीज की शॉर्ट फिल्म में गाना था करण जौहर की। और ये जो गाना जंगली में वो प्रॉपर फीचर फिल्म में कितना कितना चैलेंजिंग रहता है जो आप जो बहुत बड़ी बात को या एक कम शब्दों में कह देते हैं, या बहुत ही एक या 2 लाइन में या कुछ सेकंड्स में जो आप एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन की दुनिया होती है, जहाँ बहुत कम टाइम में पूरी बात बोलनी होती है, कितना चैलेंजिंग रहता है ये? एडवर्टाइजिंग में देखिए बहुत चैलेंजिंग होता है। मतलब कि आप 30 सेकंड में आपको वो चीज बोल देनी है जो कि आपको सामने ऑडियंस को आपको समझ में आ जाए कि ये जो चीज आप बोल रहे हो वो आपको एंगेज कर ले। अगर आप 5-10 सेकंड में एंगेज नहीं कर पाए, या तो आपको देखिए ह्यूमरस रूट लेना होता है, या तो आप इमोशनल वार्म से करते हैं। उनकी जो बहुत रिलेवेंट होना चाहिए उनकी लाइफ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम 30 सेकंड में बात कह पाए। हम ज्यादा बड़े बड़े डायलॉग ना यूज करें, ज्यादा बड़े बड़े चीजें याद ना यूज करें, जिससे कि मोनोटोनस ना हो जाए, बोरियत ना हो जाए। तो बहुत एडवर्टाइजिंग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्री है। तो उससे हम ट्रेंड होके आते हैं कि हमें 30 सेकंड में कुछ कहना है, 40 सेकंड में कुछ कहना है, 10 सेकंड में कभी कुछ कहना है, लेकिन कहना है और वो बात पहुंचनी चाहिए एकदम राइट। यहाँ हिट करनी वो चाहिए। चीज हिट करनी चाहिए। या तो आपको यहाँ हिट करती है, या तो दिल में, या यहाँ हिट कर, सही है ना। तो 3 जगह आपको हिट करनी चाहिए। कुछ बातें लॉजिक से होती हैं, कुछ लॉजिक के बिना होती हैं, कभी दिल से होती हैं, कभी लॉजिक के साथ होती हैं। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है इसका, बस आपको लग गई कनेक्शन है। आप एक प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक जनरल साइकोलॉजी से, ह्यूमन साइकोलॉजी से, बिहेवियर से जोड़ देते हैं, और जब वो जुड़ता है, अच्छा कनेक्ट होता है, तब लोगों को पसंद आ जाती है बात। नहीं तो प्रोडक्ट तो आपको भी पता है कि क्या है, नहाने से क्या होता है, लगाने से क्या होता है ना। लेकिन वो इमोशनली कितना आपको अट्रैक्ट करता है, वो एडवर्टाइजिंग का कमाल है। नहीं तो पानी तो बिस्लेरी है, गंगा जल भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो होता है कि रिजेक्शन, जो रिजेक्शन होता है एडवर्टाइजिंग, तो बहुत होता है। आप एक आइडिया सोच लिया, हो गया, ऐसा होता नहीं। 2 आइडिया जरूर, और ये भी जरूरी नहीं कि आपने जो पहला आइडिया सोचा है वो खराब है, लेकिन इसकी आदत नहीं होती। बोलते हैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। तो आपको रिजेक्शन बहुत सहना होता है। आपने इतने क्रिएशन किए होते हैं, 1 आइडिया, 2 आइडिया, 20 आइडिया, 40 आइडिया, 50 आइडिया, और आपको उसी एंथू से आपको उसी एनर्जी से 10 आइडिया, 15 आइडिया, 20 आइडिया सुनाना पड़ता है, और बार बार रिजेक्ट होते रहते हैं। लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी होती है। रिजेक्शन बहुत सहना होता है, और रिजेक्शन के बाद आपको आदत हो जाती है कि हाँ, कुछ आइडिया ऐसे होते हैं कि शायद सोचने के बाद थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं, थोड़ा और क्राफ्टिंग करते हैं, तो सेटिस्फाइड नहीं होते। तो बहुत लोगों को रिजेक्शन से हो जाती है प्रॉब्लम, बहुत लोगों को नहीं होती है प्रॉब्लम। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ आदमी सीखता है। वैसे जैसे आप गाने, चाहे आप फिल्मी गाने भी लिख रहे हो, चाहे आप स्टोरी लिख रहे हो, चाहे वेब सीरीज लिख रहे हो, उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने लिख दिया और आपको अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगे। जी बिल्कुल। लेकिन आप तो सर, आप हमें ये बताइए कि जैसे कि अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसके पास जब एक प्रोजेक्ट अप्रूव होके आता है, आपके पास एक काम आपके पास आता है कि अब आपको काम करना है, तो वो कौन कौन सी टीम होती हैं, और वो क्या पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, और फाइनल डिलीवरी तक कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्लाइंट के पास कोई प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विस होती है, जिनको लॉन्च करना होता है, री लॉन्च करना होता है। उसके लिए वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को लाते हैं, और उसमें जो हमारी पहली टीम होती है वो होती है मैनेजमेंट टीम, सर्विसिंग टीम जिसको बोलते हैं, अकाउंट टीम भी, अकाउंट मैनेजमेंट टीम।
वो वहाँ जाके क्लाइंट से मिलती हैं और उनसे ब्रीफ लेती हैं कि उनका क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है नई, पूरी लॉन्च कैसे करना है, प्रोपोजिशन क्या है, नीड गैप क्या है, साइकोग्राफिक क्या है, प्राइस रेंज क्या रखना चाहते हैं और कौन से उनकी टारगेट ऑडियंस हैं। तो ये सारी चीज़ें उनसे ब्रीफ ली जाती है, मैनेजमेंट या अकाउंट मैनेजमेंट टीम बोलते हैं, सर्विसिंग टीम। वो ब्रीफ लेके वो आती है एजेंसी में हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्लानिंग एंड क्रिएटिव डिपार्टमेंट। तो फिर प्लानिंग और क्रिएटिव डिपार्टमेंट के साथ बैठ के उसकी स्ट्रैटेजी बनती है कि ये प्रोडक्ट का जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होगी या हम ये बात करेंगे वो क्या कहेंगे जिससे कि एंगेजमेंट हो कस्टमर की, ऑडियंस की, कि उनको रिलेवेंट लगे, रिलेट कर पाए और वो इस बात की यकीन कर पाए कि जो हम कह रहे हैं वो उनके भले के लिए, ठीक है, या उनके अच्छे के लिए। तो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हम पूरा एक अगर हम टायर 2 सिटीज़ की बात कर रहे हैं या टायर 3 सिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि रेंज क्या है, किस जगह पे वो अपने क्लाइंट अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे। तो उस हिसाब से हम ऑडियंस की साइकोग्राफिक और जोग्राफिक पूरा रिसर्च करती है प्लानिंग टीम और रिसर्च टीम मिलकर। उसमें एक रूट बनता है, क्रिएटिव रूट, स्ट्रैटेजी रूट, कि हाँ इस रूट पे हम काम करेंगे। या जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक साबुन है जिसकी हर्बल साबुन है और उसको लगाने से आपको बॉडी में खुशबू भी रहेगी और आपको कोई कीड़े मकोड़े या किसी तरह के जर्म्स नहीं रहेंगे, सपोज ये है। और उसकी प्राइस रेंज 10 रुपया 15 रुपया, जो कि टायर 2 सिटीज के लिए है या ऐसे। तो उसके हिसाब से हम उसकी साइकोग्राफिक बनाते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनके जीवन में क्या क्या होता है, उनके लाइफ में क्या होते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी क्या होती है, वो साबुन को किस तरह देखते हैं, उनके लिए जो दुकानदार है वो क्या है, वो एक शॉपकीपर है या मामा है या चाचा है या उसकी बात पे कितना यकीन करते हैं। तो सुपरमार्केट में जाते हैं या कहाँ पे जाते हैं। तो ये सारी जब रिसर्च करने के बाद हम एक क्रिएटिव रूट बनाते हैं, स्ट्रेटेजी रूट बनाते हैं, फिर वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस होती है। क्रिएटिव डिपार्टमेंट में क्रिएटिव हेड, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर्स, राइटर्स, डिजाइनर्स सब रहते हैं। तो उसमें फिर उन लोगों को जब स्ट्रेटेजी रूट दी जाती है प्लानिंग टीम की तरफ से, तो फिर क्रिएटिव टीम सोचती है उसके बारे में कि ऐसा क्या कहा जाए जो दिल को छुए, दिमाग को छुए या गट्स को छुए, जो आपको लगे कि यार ये अपने बात रिलेवेंट हो, काफी एंगेजिंग हो, ह्यूमरस तरीके से हो, वार्म हो, इमोशनल हो, डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी प्रोडक्ट कैसे। तो वो सब बनाने के बाद हम एक स्टोरी पे आते हैं, चाहे प्रिंट एड हो, कोलैटरल हो, प्रिंट एड, पीवीसी, जिंगल, रेडियो, किसी भी फॉर्म में 360 कैंपेन बनाते हैं, डिजिटल फॉर्म भी बनाते हैं। आजकल डिजिटल मीडिया भी काफ़ी चरम सीमा पे है, तो वो भी है क्योंकि मोबाइल पे ऑडियंस ज़्यादा है छोटे शहरों में। तो उसकी मीडियम के हिसाब से भी हम वो स्ट्रैटेजी देखते हैं कि किस तरह से वो एक जो थॉट है वो उसके जो लेग है वो सारे मीडियम्स में परफेक्ट उसके हिसाब से बैठे। तो जब हम बना लेते हैं ये और फिर इंटरनल डिस्कस करते हैं और सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं कि हाँ इट इज़ राइट टू गो एंड पिच द क्लाइंट, कि हाँ आप ये बताते हैं कि ये आइडिया अच्छा है। हाँ वो जाते हैं आइडिया लेके क्लाइंट के पास, क्लाइंट को सुनाते हैं। समटाइम्स उनको बहुत अच्छा लगता है, समटाइम्स दे ऐड सम वैल्यू की शायद प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ये भी ऐड करना चाहिए, वो भी ऐड करना चाहिए। तो हम उसके हिसाब से उनकी जो वैल्यू एडिशंस हैं उसको ऐड करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं काफ़ी, और हेल्दी डिस्कशन होता है क्योंकि ये कौन सही है इस बात पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं कि क्या सही है ब्रांड के लिए, है ना, और ऑडियंस के लिए, कंपनी के लिए, वो हम देखते हैं। इंडिविजुअल क्या कह रहा है वो नहीं, ब्रांड के लिए क्या सही है वो हमारी कोशिश रहती है देखने की, और ये कोशिश होनी चाहिए। फिर वो जब सारे पैरामीटर बैठ जाते हैं, आइडिया अप्रूव हो जाता है, तब हम जाते हैं, अगर वो टीवीसी है, फिल्म बनानी है, टीवीसी टीवी पे ऐड बनानी है या वीडियो कंटेंट बनाना है, तो हम प्रोडक्शन हाउस को से संपर्क करते हैं, उनसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बुलाते हैं, उनसे ब्रीफ करते हैं कि ऐसी कहानी है, ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च है, आपको ऐसा करना है। तो फिर वो जाते हैं अपने इंटरनल टीम के साथ पास में, अपने डीओपी, अपने आर्ट डायरेक्टर्स के साथ बैठ के वो अपना एक ट्रीटमेंट नोट बनाते हैं कि हम इस
ट्रीटमेंट ऐसा बनाएंगे, उसकी स्टोरी बोर्ड बनती है फ्रेम बाय फ्रेम, और फिर एजेंसी के साथ वापस क्रिएटिव टीम, सर्विसिंग प्लानिंग टीम के साथ मीटिंग होती है कि ये प्री प्रोडक्शन मीटिंग बोला जाता है। तो उसमें वो बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये रेफरेंस दिखाते हैं, आर्ट के रेफरेंस, कैरेक्टर के रेफरेंस, लोकेशन के रेफरेंस, कपड़ों के रेफरेंस, आर्टिस्ट डायलॉग वाला सारी चीजें, म्यूजिक रेफरेंस। और हमको लगता है कि अगर ये सही ट्रैक पे है तो हम उसको अप्रूव करते हैं, नहीं लगता तो हम अपने ऐड करते हैं, वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं। डायरेक्टर काफी वैल्यू ऐड करते हैं, प्रोड्यूसर्स काफी वैल्यू ऐड करते हैं, सारे लोग, एक टीम वर्क होता है। उसके बाद जब हम एजेंसी और प्रोडक्शन हाउस एक पेज पे होते हैं, तब हम प्री प्रोडक्शन मीटिंग करते हैं क्लाइंट के साथ फाइनल कि ये हम करने वाले हैं, इस दिन शूट करने वाले हैं, ये कैरेक्टर है, ये आर्टिस्ट है, ऑडिशन टेप्स होते हैं, आर्ट रेफरेंस होते हैं, लोकेशन रेफरेंस होते हैं, सारी चीज़ों का हम उनको सब चीज़ एकदम डिटेल में बताई जाती है कि ये फ्रेम बाय फ्रेम। एनिमेटिक्स भी होते हैं, एनिमेटिक्स कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो एनिमेटिक्स कराते हैं, रिसर्च कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, तो डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। तो सारी चीज़ करने के बाद जब क्लाइंट अप्रूव करता है पीपीएम, उसके बाद हम शूट स्टार्ट। प्रिंट शूट अलग होती है, कभी कभी प्रिंट शूट टीवी शूट के साथ ही हो जाती है लोकेशन पे, डिपेंड करता है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स। तो जब फिल्म शूट हो जाती है उसके बाद प्री प्रोडक्शन में पहले सारी चीज़ें होती हैं, फिर शूट होती है, शूट के बाद को प्रोडक्शन होती है। पोस्ट प्रोडक्शन में उसमें अगर डायलॉग से डबिंग होती है, कलरिस्ट होते हैं, है ना, डीआई होता है ना, उसमें ग्रेड होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें होती हैं, उसके म्यूजिक्स होते हैं। उसके बाद सारी फिल्म बनने के बाद हम एक ऑफलाइन एजेंसी के साथ प्रोडक्शन हाउस शेयर करती है एक रफ कट। हमको लगता है कि अगर ये सही है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो ऐड करते हैं इसमें वाले। फिर वो फाइनल तैयार होती है फाइनल, और उसके बाद क्लाइंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम रेडी हैं, लेट्स कम इन प्रेजेंट। हम या तो उनके ऑफिस में या तो स्टूडियो में वो आते हैं और हम प्रेजेंट करते हैं। एजेंसी रहती है, प्रोडक्शन हाउस रहता है, क्लाइंट रहते हैं, सारे जो ब्रांड के स्टूडियो में जितने लोगों ने मेहनत की दिन रात सब रहते हैं। और जब उनको दिखाई जाती है फिल्म या उनकी जो कम्युनिकेशन जो हमने बनाई है, तो बहुत बार बहुत अच्छी अच्छी तालियां मिलती हैं, अच्छा लगता है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलती हैं, बड़े तारीफ मिलती है। कभी कभी फीडबैक्स मिलते हैं और वो फीडबैक्स बहुत वैल्यूबल भी रहते हैं। कभी कभी सुनने को भी मिल जाता है, अच्छा नहीं लगा, ये होते हैं, ये होता है, सर ये कहती है आपका। तो वो सारी चीज़ें को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं क्योंकि हेल्दी आर्गूमेंट होता है, और कोई चीज़ अच्छी बनाने के लिए होती है तो हम वो चीज़ समझते हैं। तो हम उसको अगर चेंजेस होते हैं तो इनकॉर्पोरेट करते हैं, वापस से 2-3 बार स्टूडियो में उसको वापस इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो सकती है, इस तरह से उसको ठीक किया जाए। और ठीक होने के बाद चेंजेस करने के बाद वापस क्लाइंट प्रेजेंट की जाती है, और क्लाइंट को फिर अगर वो अच्छा लगता है अप्रूव करती है, फिर वो सीधे रिलीज की ली जाती है। और फिर आप इतनी सारी जो मेहनत आप देखते हैं 3-4 महीनों की जो मेहनत की, कड़ी 6-6 महीनों की, 1 साल की, वो आप 30 सेकंड 40 सेकंड में आप वो देखते हैं। तो इसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत लगन और बहुत ईमानदारी से होती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस है एक एडवर्टाइजिंग, फिल्म एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन। यानी कि एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी मेहनत, बहुत लंबे टाइम का वक्त होता है एक छोटे से ऐड को बनाने के लिए। हाँ, छोटा सा ऐड है लेकिन क्यों आपको छूता है ना, छोटा सा ऐड भी आपको छू देता है। छोटा सा ऐड है लेकिन बहुत बड़ी बात को, बहुत छोटे से बहुत बड़ी बात को वक्त को कम शब्दों में, कम सेकंड्स में और कह देते हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है पीछे। बहुत आम लोगों को शायद नहीं पता होगा, बहुत जल्दी वो चैनल चेंज भी कर देते हैं, है ना, लेकिन जो उसकी पीछे जो मेहनत होती है वो अनबिलीवेबल। जी, तो आप नए लोग जो आना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में या एडवर्टाइजिंग के आना चाहते हैं, अपना एज ए फ्यूचर देखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली उनके लिए जो इस तरह की एजुकेशन लेके नहीं आते हैं आपके यहाँ, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, या वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस फील्ड में हर कोई वेलकम। हमारे फील्ड में आपको आईआईटी में मिलेंगे, एमबीए में मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेजेंड्स हैं जो कुछ बैकग्राउंड नहीं है फिर भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटिव्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्रिएटिव फील्ड में आने के लिए आपको कोई फॉर्मल टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी पैशन की, आपके ऑब्जर्वेशन की, आपकी लाइफ लेसन, आप क्या कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना अच्छा क्राफ्टिंग कर सकते हैं। टेक्निकली
कुछ ऐसी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसकी जैसे कि डिजाइनर्स हैं, आर्ट डायरेक्टर्स हैं, उसमें आपको एक स्कूल फॉर्म में सीखना पड़ता है। जैसे कि आर्ट स्कूल है, डिजाइन स्कूल्स हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज आपको सीखनी पड़ता है, तो वो जरूरी है सीखना। तो लेकिन अगर आप सिर्फ राइटिंग की बात करें तो डेफिनेटली पढ़ाई जरूरी है। आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपने पढ़ाई अच्छी की हो, आपको लिखना आना चाहिए, आपको क्राफ्ट आना चाहिए, आपको आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ को रिवाइंड करना है, देखना है, एग्जैक्टली, ऑब्जर्व आपके करना है। इर्द गिर्द ही कैरेक्टर मिल जाए। हाँ, किताबें पढ़ें, जितना पढ़ सके पढ़ें, नहीं पढ़ सके तो घूमें, जितना मिल सके जितना घूमें, इंडिया को घूमें, अगर इंडिया के बारे में जानना है, तरह तरह के गली कूचों में घूमें, हिंदुस्तान को देखें, आपको कहीं ना कहीं से हर आइडिया मिल जाएगा। आपको आइडिया बैठ के सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको उस आइडिया सोचना है, आपको सिर्फ कनेक्ट करना होता है। एक ह्यूमन स्टोरी को ब्रांड के एट्रीब्यूट से कनेक्ट करना होता है, और आपके इर्द गिर्द सारी कहानियां होती हैं, बस आप उसको जोड़ देते हैं। खूबसूरती से जोड़ेंगे उतनी खूबसूरती से आप तक वो बात पहुंचती है। तो नए लोगों को बिल्कुल भी अगर जिनको भी आना है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और सबको मौका मिलता है। आप चाहिए मिलिए, बिना झिझक, बिना सवाल के। बस आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी टैलेंट बता पाएं। कोई जरूरत नहीं है किसी चीज़ से डरने की। आइए, कीजिए, मेहनत कीजिए, और मुझे लगता है कि आपके बस में होगा और आपकी किस्मत में होगा और आपकी लगन होगी तो आपको जरूर मिलेगा। जी, तो दादा आप हमें बताइए कि अगर कोई चीज़ें जो आपके पाइपलाइन में हैं, आने वाले कल में जो आप अपना काम जो चाहेंगे बताना यहाँ पे या ज़िक्र करना चाहेंगे? देखिए, पाइपलाइन में तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम जानते हैं कि माहौल लॉकडाउन। इस तरह से लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो काफ़ी चीज़ें रुक गई हैं पाइपलाइन में। वेब सीरीज़ हैं, जो फीचर फिल्म्स हैं, गाने हैं और एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी। तो चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन धीरे-धीरे कुछ-कुछ चीज़ें निकल रही हैं। लॉकडाउन में भी कुछ वीडियोज़ बनाए मैंने, सोशल मैसेज के लिए ऊपर हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि मैं कभी किसी काम को भागने में शर्म नहीं आती। तो चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, मुझे लगता है कि काम आपको आपको हमेशा माँगना चाहिए। काम करने की इच्छा है, तो आप बिल्कुल। छोटा हो, बड़ा हो, आप माँगते रहो, क्योंकि वही आपकी अ, लगन है, वही आपका पेशा है। तो सही कोई है। शर्म नहीं होनी चाहिए। कभी कोई भी काम माँगो, किसी से भी माँगो, छोटा हो, बड़ा हो, बस मिलते रहना चाहिए। काम करो, खुश रहो, मस्त रहो। यही मेरी रहती है हमेशा लोगों से प्रार्थना कि ऐसे ही करना चाहिए। कोई चीज़ में झिझक नहीं करनी चाहिए, माँग लो। जी, थैंक यू सो जी। मच दादा, आपने हमें जॉइन किया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात शुक्रिया करके। मुझे इस काबिल समझने के लिए। वैसे मैं इतना काबिल नहीं हूँ, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, आप उनसे संपर्क करना चाहिए। मैं तो अभी भी स्ट्रगल करता हूँ लाइफ में अपने। नहीं, ठीक है, तो वो आपका एक अपना आपकी सोच है हालाँकि, लेकिन यकीनन जो लोग आने वाले लोग हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको मालूम पड़ेगा कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे काम होना चाहिए, और वो मोटिवेट ज़रूर होंगे। तो थैंक्स अगेन कि आपने हमें जॉइन किया। धन्यवाद, तो यही शुक्रिया, मिलते हैं। शुक्रिया।